हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने बेटे विद्युत विभव तथा धारिता कर रहे थे। पिछले वीडियो में अपने दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात, विभवों में परिवर्तनों का अनुपात, ऊर्जा हानि ज्ञात की थी बेटा। और आज अपने और इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बेटा पराविद्युत पदार्थ। वीडियो आपने पिछले पूरे देख लिए होंगे। आप चैनल पे जाइए बेटा, यूट्यूब चैनल अपना है फी डाइव, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो। आज अपने जो पढ़ रहे हैं पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ होते क्या हैं बेटा? हालांकि अपने पहले लेसन में भी इसकी परिभाषा की थी बेटा। कुचालक पदार्थ जो होते हैं उन्हीं को पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आवेश का प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नहीं होता है, परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं बेटा। पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अपने पास क्या होता है बेटा? जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये क्या करते हैं? विद्युत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं बेटे? पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। अब देखिए बेटा, प्रत्येक पदार्थ जो होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हर एक पदार्थ की संरचना जो होती है वो किससे होती है? परमाणुओं से होती है। परमाणु में क्या होता है बेटा? परमाणु में एक नाभिक होता है। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करते हैं बेटा। नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्रण करते हैं। प्रत्येक परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश, प्रत्येक परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का पृथक पृथक केंद्र होता है। पृथक पृथक केंद्र होता है। अतः पराविद्युत पदार्थ जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा। पराविद्युत पदार्थ जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के पराविद्युत पदार्थ होते हैं। क्या है बेटा? प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है बेटा। इसके चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं। परमाणु में क्या होता है? धनावेश तथा ऋणावेश का अपना अपना पृथक पृथक केंद्र होता है। अतः पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं बेटे वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं बेटा? पराविद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बेटे, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा? अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपातित होता है। धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र जो है वो संपातित होता है। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र संपातित होता है।
अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में क्या होता है बेटा, इनके परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र है, ये धनावेश का केंद्र है, इसी के ऊपर क्या होगा, ऋणावेश का केंद्र होता है। तो धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो एक ही बिंदु पर संपातित होता है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य होता है, मतलब इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। एग्जाम्पल बेटे, एग्जाम्पल अपने पास है H2 है, N2 है, CO2 है, C6H6 है। ये अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के उदाहरण है बेटा। अब आता है अपने पास दूसरा बेटा ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं बेटा? ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक होता है। ऐसे पराविद्युत पदार्थ जिनके परमाणु में धनावेश और ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक होता है, उन पदार्थों को ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र पृथक पृथक होता है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब क्या होता है बेटा, इन पदार्थों के परमाणु में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इन पदार्थों के परमाणु में बोल रहा हूँ बेटा, इन पदार्थों के परमाणु में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इन पदार्थों के परमाणु में क्या होता है बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी प्रत्येक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसे परमाण्विक द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परमाण्विक द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। परमाण्विक द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो क्या कहलाता है, परमाण्विक द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। परंतु पदार्थ का कुल द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण है, लेकिन पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो शून्य होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि ये जो परमाण्विक द्विध्रुव होते हैं ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। परमाण्विक द्विध्रुव पदार्थ में अनियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। और ये अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। यानी पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, जीरो, क्योंकि ये परमाण्विक द्विध्रुव आघूर्ण जो होते हैं वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। इसलिए पदार्थ में किसी प्रकार का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। कब? बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। उदाहरण बेटा इनके उदाहरण अपने पास है HCl है, H2O है बेटे,
NH3 है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनके अपने पास कुछ उदाहरण हैं। इनमें क्या पाया जाता है, ये ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ के क्या है, उदाहरण है बेटा। अब आता है अपने पास पराविद्युत दुर्वण क्या है। ये तो था पराविद्युत पदार्थ क्या है। अब अपने पढ़ेंगे पराविद्युत दुर्वण किसे कहते हैं। पराविद्युत दुर्वण क्या होता है, पराविद्युत दुर्वण किसे कहा जाता है, पराविद्युत दुर्वण क्या है। पराविद्युत दुर्वण, अब अपने पढ़ेंगे बेटा पराविद्युत दुर्वण। पराविद्युत दुर्वण किसे कहते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा पराविद्युत दुर्वण की, और एक बार ये परिभाषा पूछी गई है, पराविद्युत दुर्वण से क्या अभिप्राय है, 1 नंबर की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी गई है। पराविद्युत दुर्वण का मतलब होता है बेटा जब किसी पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है, इसे पराविद्युत दुर्वण कहते हैं। जब पराविद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने की घटना को पराविद्युत दुर्वण कहते हैं, पराविद्युत दुर्वण कहते हैं। जब इन पराविद्युत पदार्थों को अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं बेटा तो इनमें क्या होता है, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, और इस घटना को क्या कहते हैं बच्चे, पराविद्युत दुर्वण कहते हैं। अब अपने पास आता है बेटे कि 2 प्रकार के पराविद्युत पदार्थ हैं, तो इसमें ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसे प्रेरित होता है, दोनों में अलग अलग प्रकार से होता है बेटा। पहले अपने अध्रुवीय पदार्थ में, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में दुर्वण कैसे होता है, अध्रुवीय पदार्थ ही लिख लेता हूँ मैं, पराविद्युत पदार्थ है एक्चुअल में, अध्रुवीय पदार्थ में ये पराविद्युत दुर्वण कैसे होता है। जब अपने क्या करते हैं बेटा, ऐसे पराविद्युत पदार्थ पर जिसके परमाणु अध्रुवीय है उस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं बेटा, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के कारण धनावेश पर क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। अपने पास इस परमाणु की संरचना ये है, ये अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ का परमाणु है जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपातित होता है। इस पर अपने क्या किया बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इस धनावेश पर आरोपित क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, विद्युत बल लगेगा बेटा QE। वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो अपने पास ये आ जाएगा। अगर ये आवेश पॉजिटिव है तो F और E की दिशा समान होगी, मतलब धनावेश क्षेत्र की दिशा में और ऋणावेश जो होगा बेटा, ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, यानी धनावेश और ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं जब इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं। अब एक दिमाग में ये आती है क्या ये धनावेश क्षेत्र की दिशा में गति करता रहेगा और ऋणावेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता रहेगा, इससे तो परमाणु की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ये पृथक पृथक होंगे। जैसे ये पृथक पृथक होते हैं इनके मध्य कूलाम आकर्षण बल लगना शुरू हो जाता है, और वो कूलाम आकर्षण बल जो है वो इस विद्युत बल को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। तो परमाणु की स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, परंतु धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो है वो पृथक पृथक हो जाते हैं, और जब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक हो जाएंगे बेटा तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाएगा। P का मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण, I का मतलब है इंड्यूस्ड का मतलब होता है बेटा प्रेरित। PI इज इक्वल टू Q इंटू 2A, Q किसी एक आवेश का परिमाण, 2A दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से प्रेरित होता है। यानी जो पराविद्युत पदार्थ जिसके परमाणु जो है
वो अध्रुवीय हैं, उनमें इस तरह से क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। ध्रुवीय में कैसे होता है बेटा, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जो होता है उसमें पराविद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण कैसे प्रेरित होगा। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ में अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से प्रेरित होता है। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ जो होते हैं बेटा, उनके प्रत्येक परमाणु के पास बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परंतु वो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अनियमित व्यवस्थित होता है। अतः पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में शून्य होता है। यानी अभी अपने ऊपर भी डायग्राम बनाया था बेटा पहले, यानी ऐसी स्थिति होती है जब आपने कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो अनियमित रूप से, हर एक परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण अनियमित रूप से व्यवस्थित होता है, और अनियमित रूप से व्यवस्थित होने के कारण परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है पदार्थ का, वो बेटा अपने पास क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, शून्य। इस तरह से अनियमित बेतरतीब होते हैं तो पदार्थ का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब इन पदार्थों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जब इस पदार्थ पर क्या करेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, जब इस पदार्थ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो ये जो परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण है इन पर क्या लगता है, बलागुण लगता है। जो परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण है उन पर क्या होगा, बलागुण लगेगा, और उस बलागुण के कारण ये द्विध्रुव जो है, ये द्विध्रुव आरोपित क्षेत्र की दिशा में घूर्णित हो जाते हैं। आरोपित क्षेत्र की दिशा में घूर्णित होकर, या यूं कहें कि ये संरेखित हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, या आरोपित क्षेत्र की दिशा में घूर्णित हो जाते हैं। मतलब इनके P की जो परमाणविक द्विध्रुव आघूर्ण P था उसकी दिशा आरोपित क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। P की दिशा अपने जानते हैं बेटा, ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, तो सभी की दिशा ये होगी। अब पदार्थ में क्या हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो गया। इसे क्या कहते हैं बेटा, पराविद्युत दुर्वहन कहते हैं। इस प्रकार पराविद्युत पदार्थ में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, P = अल्फा एप्सिलॉन E। P = यानी पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है P अपने पास होता है बेटा अल्फा एप्सिलॉन E। अल्फा एक समानुपाती नियतांक है बेटा, अल्फा समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। इसे आणविक या परमाणविक दुर्वहनता कहते हैं। आणविक या परमाणविक दुर्वहनता कहते हैं। अल्फा एक समानुपाती नियतांक है जिसे आणविक या परमाणविक दुर्वहनता कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है बेटा वो मीटर क्यूब होता है। अल्फा का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और पराविद्युत पदार्थों के लिए अल्फा का जो मान होता है बेटा, अल्फा का मान 10⁻29 से लेकर 10⁻30 मीटर क्यूब की कोटि का होता है। पराविद्युत पदार्थों के लिए अल्फा की जो वैल्यू होती है बेटे वो 10⁻29 से लेकर 10⁻30 मीटर क्यूब की कोटि की होती है। अब अपने इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं बेटा कि पराविद्युत पदार्थ जो है उसमें द्विध्रुव आघूर्ण किस तरह से प्रेरित होता है, उसके बारे में अपने थोड़ी डिटेल स्टडी करते हैं बेटे। इसके लिए अपने क्या करते हैं बेटा, इसके लिए अपने एक पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका लेते हैं बेटा, और वो पट्टिका ऐसी लेते हैं कि जिसके परमाणु अध्रुवित हों। यानी पराविद्युत पदार्थ भी 2 प्रकार के हैं बेटा। अपने वो पराविद्युत पदार्थ ले रहे हैं जिसके परमाणु जो है वो अध्रुवित है। एक पट्टिका ले ली ABCD, और उसके परमाणु जो हैं वो कैसे हैं, अध्रुवित हैं। ये अपने पास एक पट्टिका है बेटा, पराविद्युत पदार्थ की पट्टिका जिसके परमाणु अध्रुवित हैं, ABCD। इस पट्टिका को क्या करते हैं, इस पट्टिका को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए
अपने क्या लिख लेते हैं बेटा, एक धनावेशित प्लेट और एक ऋणावेशित प्लेट। ये धनावेशित प्लेट है, ये अपने पास क्या है, ऋणावेशित प्लेट है। इन प्लेटों के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। अब क्या होगा, जैसे ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस पट्टिका को रखेंगे बेटा, इस पट्टिका के जो परमाणु हैं वो क्या होंगे, उनमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक होंगे, मतलब वो परमाणु जो हैं वो ध्रुवित होंगे। यदि प्रत्येक का आवेश Q हो और उनमें विस्थापन बेटा x मीटर हो, इस तरह से अपने पास ऐसी स्थिति बन जाएगी, इस तरह की स्थिति बन जाएगी कुछ इस तरह की स्थिति हो जाएगी, यानी धनावेश और ऋणावेश के केंद्र पृथक पृथक हो जाएंगे। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो हैं वो पृथक पृथक, ये ऋणावेश, ये धनावेश, ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश धनावेश, इस तरह से बेटा इनके परमाणु में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र जो हैं वो पृथक पृथक हो जाएंगे। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या हो गए, पृथक पृथक हो गए, जैसे अपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया। अब प्रत्येक आवेश का मान Q और इनमें जो विस्थापन है वो x मीटर है, तो प्रत्येक परमाणु में द्विध्रुव आघूर्ण P = आ जाएगा Q × x, क्योंकि अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेटा एक आवेश का परिमाण गुणा दोनों के बीच की दूरी, तो Q × क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब देखिए बेटा, यदि पदार्थ के एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या n है, तो एकांक आयतन में अगर परमाणुओं की संख्या n है तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण P = आ जाएगा n × स्मॉल p, यानी ये आ जाएगा अपने पास बेटे NQX। P = आ गया अपने पास NQX। इसका मात्रक देखिए बेटा, n एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या तो 1/m³, आवेश का मात्रक कूलाम, ये दूरी का मात्रक मीटर, इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर पे कट जाएगा, इसका मात्रक आएगा बेटा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इस राशि का मात्रक आया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो मात्रक होता है बेटे वो होता है किसका, पृष्ठ आवेश घनत्व का। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर जो मात्रक है वो किसका होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व का। तो मैं इसको सिग्मा I से लिख देता हूँ। I का मतलब फिर है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया ये सिग्मा I। अब देखिए बेटा, इस पट्टिका में अपने पास अपने ये जो डॉट बना रहे हैं, इसके मध्य परिणामी आवेश का मान 0 होगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी इस तरह से इस पट्टिका के अंदर परिणामी आवेश का मान 0 हो जाएगा। ये जो अपने डॉट बनाया है इसके अंदर, परंतु इस पट्टिका का जो BC पृष्ठ है वो धनावेशित हो जाएगा और AD पृष्ठ जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा। यानी पट्टिका का ये वाला सिरा धनावेशित और ये वाला सिरा जो है वो ऋणावेशित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पट्टिका के भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। पट्टिका के भीतर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है, जिसकी दिशा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये पॉजिटिव, ये सिरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ EI लिखेंगे अपने, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, प्रेरित विद्युत क्षेत्र EI, जो आरोपित विद्युत क्षेत्र की क्या होगा, विपरीत दिशा में। तो पट्टिका में परिणामी विद्युत क्षेत्र, पट्टिका में अब 2 विद्युत क्षेत्र हो गए बेटा, एक अपने आरोपित कर रखा है, एक इसके अंदर प्रेरित हो गया। तो पट्टिका में परिणामी विद्युत क्षेत्र, पट्टिका में परिणामी विद्युत क्षेत्र
परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा बेटा E इज इक्वल टू E0 माइनस EI। EI जो है बेटा EI विद्युत क्षेत्र अपने पास होता है सिग्मा I अपोन एप्साइलन हो जाएगा। एप्साइलन इसलिए लिख रहे हैं बेटा क्योंकि मध्यम है, मध्यम के लिए अपने पास विद्युतशीलता जो है वो क्या होती है, एप्साइलन। तो E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा E0 माइनस सिग्मा I अपोन एप्साइलन। सिग्मा I का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 में सिग्मा I जो है वो P के इज इक्वल टू है, तो E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा E0 माइनस P अपोन एप्साइलन। समीकरण नंबर आगे बेटा अपने पास 2। E इज इक्वल टू अपने पास आ गया E0 माइनस P अपोन एप्साइलन। P अपने पास प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, एप्साइलन जो है वो मध्यम की क्या है, विद्युतशीलता है। तो ये अपने पास पट्टिका में परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया बेटा। अब अपने पास क्या है, जो पराविद्युत पदार्थ हैं उनमें एक विशेषता होती है बेटा। पराविद्युत पदार्थों में जो विशेषता होती है वो क्या है, देखिए पराविद्युत पदार्थ में आरोपित विद्युत क्षेत्र, पराविद्युत पदार्थ में आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र का अनुपात नियत रहता है, अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है तथा यह पराविद्युतांक के बराबर होता है, पराविद्युतांक के बराबर होता है, बराबर होता है, पराविद्युतांक के बराबर। पराविद्युतांक के बराबर इसका मतलब E0 ये आरोपित विद्युत क्षेत्र था बेटा, E परिणामी विद्युत क्षेत्र था, इसका मान एप्साइलन R के बराबर होता है। अपने पास एक तो आ गया बेटा परिणामी विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E0 माइनस P अपोन एप्साइलन, और एक अपने पास आ गया E0 बटा E इज इक्वल टू एप्साइलन R। इनको अपने यहाँ ऊपर लिख लेते हैं बेटे, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र E तो अपने पास आ गया E0 माइनस P अपोन एप्साइलन, समीकरण नंबर 2, और एक अपने पास है बेटा परिणामी विद्युत आरोपित विद्युत क्षेत्र और परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो अपने पास एप्साइलन R के बराबर होता है। अब आता है बेटा अपने पास विद्युत प्रवृत्ति। विद्युत प्रवृत्ति क्या चीज़ है, विद्युत प्रवृत्ति क्या है? विद्युत प्रवृत्ति देखिए बेटा, पराविद्युत पदार्थों में जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। पराविद्युत पदार्थ में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण परिणामी विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, अर्थात P जो है वो प्रोपोर्शनल होता है बेटा E, या P इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटे P इज इक्वल टू काई एप्साइलन E, इसको बोलते हैं बेटा काई। ये एक समानुपाती नियतांक है, काई एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यह मात्रक रहित और विमाहीन राशि है। काई जो है वो मात्रक रहित तथा विमाहीन राशि है, इसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। ये समीकरण नंबर आगे बेटा अपने पास 4, ये समीकरण नंबर क्या है 4, यानी P इज इक्वल टू अपने पास होता है बेटा काई एप्साइलन E। काई एक समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं बेटा। यह मात्रक रहित तथा विमाहीन राशि होती है। समीकरण 4 से मान
2 में रख देते हैं। P का मान 4 से किस में रख दें, 2 में। समीकरण 4 व 2 से, समीकरण 2 व 4 से, 2 और 4 से अपने पास आ जाएगा E इज इक्वल टू E0 माइनस P का मान है काई एप्साइलन E अपॉन एप्साइलन, एप्साइलन से एप्साइलन कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा E प्लस काई E इज इक्वल टू E0, E कॉमन, यह आ जाएगा 1 प्लस काई इज इक्वल टू E0, या 1 प्लस काई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा E0 बटा E। अब देखिए बेटे E0 बटा E का मान अपने पास समीकरण 3 में है, तो समीकरण 3 से मान रख देते हैं इसमें। समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखने पर, 3 से मान रखेंगे 1 प्लस काई इज इक्वल टू आ जाएगा एप्साइलन आर। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्साइलन आर माइनस 1 इज इक्वल टू काई। ये उसी को लिखा है बेटा अपने, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये विद्युत प्रवृत्ति और पराविद्युतांक में संबंध है बेटा। तो ये था बेटा अपने पास पराविद्युत पदार्थ और पराविद्युत ध्रुवण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये याद रखिए बेटा, 1 प्लस काई इज इक्वल टू एप्साइलन आर। वीडियो को बेटा पूरा देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटा।